तीसरे दिन में काम नहीं करते। बस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन ये देखे थे कि करंट सारे रजिस्टर्स में सेम फ्लो करेगा, बट सब में पोटेंशियल ड्रॉप्स अलग अलग होंगे। उसका कारण था कि क्योंकि सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है और करंट अगर सबको एक ही तरह का फ्लो करवाना है सेम वैल्यू का, तो सब में अलग अलग काम करना पड़ेगा। जिस रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी वहां ज्यादा काम करना पड़ेगा करंट को फ्लो होने में, और जहां रजिस्टर की वैल्यू कम होगी वहां करंट को कम काम में भी करंट पास हो जाएगा। इसलिए सबका वोल्टेज क्या था, अलग अलग था, बट सब में करंट सेम फ्लो हो रहा था। करंट के पास कोई और अल्टरनेट पाथवे नहीं था फ्लो होने के लिए, इसलिए पूरा का पूरा करंट सब में सेम फ्लो हो रहा था। याद है ये अलग कनेक्शन? ठीक है, इसका अपन ने देखा था कि कैसे आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। तीनों को ऐड करके जितने भी होंगे, जितने भी हमारे रेजिस्टर सीरीज में होंगे, उन सबका एडिशन कर दोगे तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक देखे थे ट्रिक कि अगर एक जैसे n रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या कर दोगे आप, n इंटू आर, जहां पे r उस रजिस्टर की वैल्यू है, रेजिस्टेंस है, और n क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, फिर ये एक एग्जांपल देखा था हमने, पैरेलल कनेक्शन में आए थे कि यहाँ पे करंट के पास पाथ है अलग अलग, तो वहां आकर के क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। और कैसे डिवाइड होगा, डिपेंड अपॉन कि उसमें कितना रेजिस्टेंस है, उस पाथ में कितना रेजिस्टेंस है। जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा जाएगा, और जिस पाथ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि करंट और रेजिस्टर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पर एक अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि सभी रजिस्टर को बराबर पोटेंशियल मिल रहा है, क्योंकि सारे रजिस्टर्स डायरेक्टली वी से कनेक्टेड है। आप देख लो ना, इस रजिस्टर का ये एंड, इस रजिस्टर का ये एंड वी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेम गोज विथ R2, सेम गोज विथ R1, इसलिए इन तीनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम है। तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम था, करंट अलग अलग था। एम आई क्लियर? वहां पे वोल्टेज स्प्लिट हो रहा था, यहाँ पे करंट स्प्लिट हो रहा है। तभी तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखे थे ना, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और ऐसे अपन ने फॉर्मूला क्या निकाल लिया था इक्विवेलेंट रेजिस्टर का, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। रेसिप्रोकल्स ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद फिर से रेसिप्रोकल करते हैं ताकि RP निकल सके। इसके भी ट्रिक्स याद रखिएगा कि अगर दो रजिस्टर्स हैं तो अपन उनका इक्विवेलेंट प्रोडक्ट अपॉन सम करके निकाल सकते हैं। सिंपल, ऊपर क्या करना है, दोनों रजिस्टर्स का प्रोडक्ट करना है, नीचे दोनों का क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है। ठीक है, और अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर है, जैसे सीरीज में थे n आइडेंटिकल, तो अगर ऐसे ही पैरेलल में हो गए तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R बाई n। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि जो आरपी होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो छोटे से भी क्या होता है, छोटा। उन तीनों चारों में जितने जो भी छोटा होगा, जैसे आप देख रहे हो 2, 3, 4 को पैरेलल में लगाया है, दिख रहा है फिगर में, सर्किट में 2, 3, 4 कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। इन तीनों का इक्विवेलेंट जो है वो 1 से भी कम है, देखो 2 से भी कम है। उन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट होता है वो छोटे से भी क्या होता है, छोटा। उन तीनों चारों में जो भी छोटे होंगे, सबसे छोटा रजिस्टर जो भी होगा, हमारा इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आने वाला है। समझ गए क्या? फिर ये क्वेश्चन देख लिया था हमने, ये लिखे थे कि नहीं क्वेश्चन, देखो एक बार, ये और ये शायद हो गया था, ये वाला और ये वाला हो गया था, ये दोनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, देखो, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द सेल, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द सेल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सेल कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, मतलब आपको टोटल करंट निकालना है पहले। तो अगेन सबसे पहले आपको ओम्स लॉ याद करना है कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय आर। हमको निकालना करंट है ना, यानी कि V बाय आर करना है, हाँ या ना। V हमारे पास है 5 वोल्ट, R निकालना है। और R के लिए क्या करोगे, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यहां ध्यान से देखो कैसा कैसे डिवीजन हो रहा है। जो भी करंट यहां से निकलेगा, आप ना करंट को सर्किट में फ्लो करवा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से सीरीज में, कौन कौन से रजिस्टर्स पैरेलल में है। आपने यहां से करंट को फ्लो करवाना चालू किया, यहां तक आया करंट, फिर यहां भी आ गया, यहां तक देख रहे हो, मतलब इसमें तो 0.60 फ्लो करेगा, क्या बोलते हैं, अरे हाँ या ना। फिर यहां आने के बाद करंट के पास क्या है, 2 पाथ। तो जहां करंट डिवाइड हुआ, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल। और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 5 के साथ क्या है,
सीरीज। एम आई क्लियर? तो पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, फिर उसका सीरीज निकालेंगे, तब हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे उसको तो हमारा टोटल करंट आ जाएगा। करें आगे? तो 1/RP इज इक्वल टू कितना आया? 1/5 प्लस 1/10। क्लियर है ये? वही आप प्रोडक्ट अपॉन सम भी कर सकते थे ना। 5 और 10 का प्रोडक्ट कितना होगा? 5 और 10 का प्रोडक्ट कितना होगा? और 5 और 10 का सम, तो 50/15 यानी कि 10/3। वही आ रहा है, देखो। ये अभी हमने क्या निकाला है? इन दोनों का पैरेलल। फिर इनका पैरेलल इसके साथ क्या है? सीरीज में है। यस और नो? तो आपने ऐड कर दिया 5 प्लस 10/3। 5 प्लस 10/3। वहां एक मैडम बैठी है, उनसे ले ले पेपर। 5 प्लस 10/3 ऐड कर दिए, कितना आया? 8.33 ओम। 25/3 आया 8.33 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया है। टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? I इज इक्वल्स टू V बाय आर। व्हाट इज V? 5। व्हाट इज R? 8.33। आप चाहते तो ये ना, इसको अभी ऐसा ना करके ना, आप 25/3 रहने दो। आप V पे 5 रखो और R की जगह आप क्या रख दो? 25/3। कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर उल्टा करोगे तो 5 इंटू 3/25 आएगा, और ये इजी है, कट जाएगा। 3/5 करना आसान है कंपैरेटिवली ये करना। समझ रहे हैं क्या? तो 3/5 हमारा आंसर वही आएगा, 0.6 एम्पियर। समझ रहे हैं क्या? अरे 5 6 30। ठीक है। एक यहां, एक उस रूम में बैठा। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द सेल। आगे बढ़े। दूसरा क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है? 5 और 10 का आपने किया ना, 10/3 आया था। तो यही तो लगा है, ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ है? 10/3। तो हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। करंट कितना फ्लो करेगा इसमें? देखो, 0.6 यहां से फ्लो कर रहा है, यहां आने के बाद डिवाइड हुआ है, पर इनके कॉम्बिनेशन में तो 0.6 ही जा रहा है ना। तो 10/3 इंटू 0.6, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। देखो, इंडिविजुअल बोलता तो आप अलग अलग जो करंट जा रहा है तब आप उसका अलग अलग निकालते, पर आपसे तो ए और बी के बीच का पूछा है ना। तो ए और बी के बीच में तो दोनों रजिस्टर आ गए हैं, और उन दोनों में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.6 एम्पियर। एम आई क्लियर? तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आप सबसे पहले तो ओम्स लॉ समझो कि आई निकालना है तो V बाय आर करेंगे, V निकालना है तो आई इंटू आर करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। आई निकालना था तो हमने V बाय आर किया, V निकालना है तो हमने आई इंटू आर किया। ओम्स लॉ क्लियर है? हाँ, ठीक है, चलो नोट करो उसको, क्वेश्चन को फटाफट। जल्दी नोट करो। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम टॉपिक लेते हैं।
क्वेश्चन समझ में आ गया ना? देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब आपको सर्किट दिया रहेगा, सर्किट में आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा टोटल, फिर टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज को मिला करके टोटल करंट आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना की प्रैक्टिस अपन एक आध क्वेश्चन में और करते हैं। देखो सर्किट देख के डर लग रहा होगा, बट आसान है। आप करंट को फ्लो करो, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है। देखो करंट यहां से निकलेगा, इधर करंट यहां से निकलेगा पॉजिटिव पार्ट से, यहां गया 7 ओम में गया वही करंट, यहां आके डिवाइड हुआ है दो पार्ट में, कुछ करंट इधर गया कुछ करंट इधर गया। इस आर्म में दो रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 और 4, और जो करंट इधर गया है एक में वही 4 में जाएगा ना, क्योंकि उसके बाद तो कोई पाथ नहीं है। यानी कि 1 और 4 कैसे हैं, 1 और 4 कैसे हैं, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां आने के बाद डिवाइड हुआ है, मतलब ये दोनों आर्म्स आपस में पैरेलल में है, बट इन आर्म्स में जो रजिस्टर्स लगे हुए वो तो सीरीज में है। एम आई क्लियर? और ये अच्छी बात है कि ऊपर का भी टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम है, नीचे का ही 5 ओम है, तो जो करंट आएगा वो इक्वल डिवाइड होगा। मतलब अगर यहाँ 5 एम्पियर आ रहा होगा तो 2.5 ऊपर जाएगा 2.5 नीचे जाएगा, 4 एम्पियर आएगा तो 2 ऊपर जाएगा 2 नीचे, लेकिन दोनों पाथ एक जैसे हैं। एम आई क्लियर? यहां आने के बाद फिर से करंट दोनों मिल जाएंगे। एम आई क्लियर? यहां के फिर डिवाइड होने वाले वैसे ही, फिर ये आर्म के दोनों रजिस्टर सीरीज में, ये आर्म के दोनों रजिस्टर सीरीज में। ठीक है ना? तो आपको समझ आ गया अरेंजमेंट कैसा हो रहा है? मतलब ये सीरीज इन दोनों का सीरीज आपस में पैरेलल, ये सीरीज इन दोनों का सीरीज आपस में पैरेलल। तो क्या इसको मैं ऐसा बना सकता हूं एवरीवन? 7 को भी मैंने कुछ नहीं किया है, 4 + 1 5, 4 + 1 5, 4 + 1 5, 1 + 4 5, करेक्ट? अब 5 और 5 का पैरेलल, ये भी 5 और 5 का पैरेलल, तो अगला सर्किट क्या हो जाएगा? 5 और 5 का पैरेलल कितना होगा? 2/5 रेसिप्रोकल भी तो करोगे, 5/2 का ना। ये बात करो, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स हैं एक जैसे हैं तो R/N, तो 5/2, 5/2, तो ये हो गया 2.5, ये भी हो गया। मतलब अगला अगला मेरा सर्किट क्या होने वाला है? 7 ओम, 2.5, 2.5, और ये 6 वोल्ट की बैटरी। 7 ओम, 2.5, 2.5 और 6 वोल्ट की बैटरी। सही है?
और ये तीनों अब क्या दिख रहे हैं, सीरीज। ऐड कर देंगे, फाइनल सर्किट मेरा क्या होगा, जल्दी बताओ। कितना टाइम लग रहा है 7 और 5 को ऐड करने में, कितना हो जाएगा 12 ओम, और ये हमारी 6 वोल्ट की बैटरी। तो करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर, 6/12। कितना है आंसर, 0.05, मतलब 0.5, सॉरी 0.5, 0.5। समझ गए क्या, सिंपल है। आपको ये निकालना था कि इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट ड्रॉन। आपके इस पूरे सर्किट ने बैटरी से कितना करंट खींचा है, तो वो उतना खींचेगा जितना उस सर्किट का क्या होगा, रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से। एम आई क्लियर। सोचो अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस 12 की जगह मान लो 6 आ रहा होता, तो हमारा करंट कितना होता, 1 एम्पियर। समझे आपने, रेजिस्टेंस कम हुआ तो सर्किट ने करंट ज्यादा ड्रॉ किया। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। जो वैसे बहुत सारे मैंने क्वेश्चन रजिस्टर्स के रखे हैं ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए। ये भी सब हमारे क्वेश्चंस ही हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आएगा जो कि है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला, ठीक है। तो ये एक नोट कर लो, और उसके बाद अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। तो बस आपको ना करंट फ्लो कराना है, करंट फ्लो कराने से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है। जहां करंट सेम जा रहा होगा रजिस्टर्स में, वो दोनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे, और जहां करंट डिवाइड किया आपने, मतलब वो वाले रजिस्टर्स पैरेलल में हो जाएंगे।
छोड़ देंगे सस्पेंड तक तो देंगे, छोड़ देंगे छोड़ो, क्या बताऊं क्या हो सकता हो गया। Eighth question. A concave mirror has a focal length of 15 centimeter. At what distance does from the mirror does an object be placed so that its real image is formed at twice the size of the object? ट्वाइस बोल रहा है, मतलब HI/HO का रेशियो 2 है, ठीक है, और रियल इमेज बोल रहा है, इसलिए ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। देखिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है फॉर रियल इमेज एंड पॉजिटिव होता है फॉर अ वर्चुअल इमेज, तो ये -2 है। ये डेटा यहां से उठाना है अपन को। फिर से रीड कर रहा हूं कि आपको फोकल लेंथ दी है मिरर की, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉन्केव है तो -15 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू क्या होगा पूछ रहा है, सो दैट इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्वाइस है, ये बता दिया है। तो आपका ये हो गया m का वैल्यू, ठीक है, और यही अपना क्या होता है v - v/u, ठीक है। तो यहीं से आ जाएगा -v/u का रिलेशनशिप क्या है, -2। अब यहां से किसी अपन को u निकालना है ना, तो आप v का वैल्यू u के टर्म्स में निकाल लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v की जगह आप 2u रख दो और u की जगह u रहने दो। हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/u को u रहने देना, f की जगह -15 आ जाएगा और v की जगह 2u आ जाएगा। बस अब तो इक्वेशन में सिर्फ u अननोन है, ठीक है। समझा नहीं मैं। हाँ तो ऐसा ही होगा, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, तो ये HO है ना, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई क्या हो गया आपका, HO 4 सेंटीमीटर।
वो मैग्निफिकेशन ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, मतलब वो बता दिया है कि आपके इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में ट्वाइस का रिलेशनशिप है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज इसकी डबल है, तो वो एच आई बाई एच ओ का रेशियो दिया है। और यहां तो साफ साफ लिख दिया है ना कि 4 सेंटीमीटर, तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, और वहां ये बोला है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ट्वाइस है, तो वो आपका रेशियो दिया है। तभी तो आप बोलोगे ना कि 10, मान लो अगर इमेज की हाइट 10 होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 होगी, तब तो रेशियो 2 आएगा ना, डबल, ट्वाइस। तो वो आपको उस क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये आपका सीधा ऑब्जेक्ट का ही हाइट दिया है, एच ओ। ठीक है। हम्म दूसरे क्वेश्चन में है, हम्म वहाँ पे हमने रीजन मिलता है और वहाँ पे वहाँ पे हाइट के मैं बता रहा हूँ अगला क्वेश्चन भी। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, तो यू आपका दिया है -30 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, कॉन्केव है तो -20। फाइंड द पोजीशन, यानी कि आपको v निकालना है, एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, आपको नेचर बताना है कि इमेज कैसे बनेगी, मतलब उसका नेचर क्या होगा। हालांकि इसमें साइज नहीं पूछा है, तो एचओ का देखो इन दोनों की हेल्प से आप वी निकाल लोगे, है ना, वी आ जाएगा। और कॉन्केव है, ये इसका कोई यूज ही नहीं है क्वेश्चन में एक्चुअली। इस क्वेश्चन में देना चाहिए था कि फाइंड दी साइज ऑफ द इमेज, तब वो यूज आता। तो आप क्या करते, एम होता है एच आई अपॉन एच ओ और वी बाई यू, लेंस है ना इसलिए माइनस नहीं लगाया मैंने। यहां पे आपको एच आई निकालना रहता, एच ओ गिवन रहता, वी और यू आपको पता रहेगा, तो एच आई निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं एच आई, तो इसका यूज करने का जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। किसके लिए वी बाई यूज किए हो? नेचर तो कॉन्केव लेंस है ना, तो नेचर तो वर्चुअल इरेक्टिव होगा, नेचर तो वर्चुअल और इरेक्टिव होगा। देखो कॉन्वेक्स मिरर, सुनना, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस एक जैसे होते हैं, इनमें हर वक्त इमेज वर्चुअल और इरेक्टिव आती है और हमेशा डिमिनिश्ड होती है। इसके अलावा इसमें और कोई केस है ही नहीं, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव लेंस में। वो जो 6 केस अपन पढ़ते थे वो किसके थे? कॉन्केव मिरर के और कॉन्वेक्स लेंस के। यहां पे तो 2 ही केस थे, और दोनों केस में हमारा इमेज वर्चुअल और इरेक्टिव बनेगा, और हमेशा साइज इमेज का छोटा ही होगा। क्लियर है? चलो चलिए हीटिंग इफेक्ट में आते हैं। बाकी क्वेश्चंस अपन करेंगे, पर अभी एग्जाम से पहले अपन टॉपिक खत्म कर लेंगे वाला। चलिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इसको अपन जूल हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। क्यों बोल रहे हैं जूल हीटिंग इफेक्ट, और इसका मीनिंग क्या है? देखो नाम समझ में आ रहा है, जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसका एक हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। मतलब जिस वायर से जिस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, जिस वायर से जिस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है उसमें हीट डेवलप हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है समझना। सोचो अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है ना फ्लो होने के लिए, क्योंकि वो वायर उसको रेजिस्टेंस दे रहा है। तो उसको क्रॉस करने के लिए, वो बैरियर को क्रॉस करने के लिए कुछ ना कुछ करंट, एनर्जी या वर्क तो कर रहा होगा ना। तो यही वर्क जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में, क्योंकि हमको पता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो भी करंट काम कर रहा है बैरियर को क्रॉस करने के लिए, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। एम आई क्लियर? तो इसी हीट को अपन कह रहे हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो कहने का मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, द फ्लोइंग चार्ज सफर्स रेजिस्टेंस। उस चार्ज को क्या मिलेगा? एक ऑपोजिशन। क्या मिलेगा? एक ऑपोजिशन। उसी को तो रेजिस्टेंस बोल रहे हैं अपन इतने दिनों से। ठीक है। वर्क हैज टू बी डन, तो चार्ज को क्रॉस करना है बैरियर, तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। तो वर्क हैज टू बी डन बाय द चार्ज टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। लाइन समझ में आ रही है आपको? वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, और यही वर्क जो है हीट एनर्जी में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप? वर्क डन क्या होता है? देखो आपको याद होगा, हमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू W बाई Q, याद है? पोटेंशियल इज दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहीं से W आ गया V इंटू क्यू। क्या आया? W V इंटू क्यू। अब आपने यहां पे Q की जगह क्या रख दोगे? I इंटू टी रख सकते हैं।
ये हमारा करंट का फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू Q बाय T। क्या है, किसका फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला है। तो I इज इक्वल्स टू क्या रख दिया हमने, Q बाय T। तो Q की जगह रख देंगे I इंटू T। तो क्या आया वर्क डन, VIT। समझ गए क्या। और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। तो हमारा हीट एनर्जी भी क्या हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू, या तो आप H इज इक्वल्स टू VIT लिख दो, या फिर आप V की जगह क्या पुट कर सकते हो, ओम्स लॉ, IR। अरे हाँ है ना, तो IR पुट कर दो अगर यहां पे, तो IR और पहले से एक आई है तो I स्क्वायर लिख सकता हूं, है इंटू टी। तो ये हमारे हीट का क्या हो गया, फॉर्मूला। इतना हीट जनरेट करता है जब I अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस R फॉर टाइम T सेकेंड्स। तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, I स्क्वायर R इंटू टी, जहां पे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। देखो तीनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जितना करंट आप दोगे उतना हीटिंग होगा, जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा उतना हीटिंग होगा, जितना देर तक हीट करंट फ्लो कराओगे उतना देर तक हीट होता रहेगा, उतना ज्यादा हीट होगा। ये हमारे तीनों के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हीट। ठीक है, तो इसी को अपन कहते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट, बिकॉज हमको पता है कि हीट एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो नाम क्या पड़ गया इस इफेक्ट का, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्टेटमेंट लिखो और डेरिवेशन कर लो, छोटा सा डेरिवेशन है बस। देखो अब इसी हीट का हम यूज कर लेते हैं आयरन में ना, कपड़े प्रेस करने के लिए, गीजर में पानी गर्म करने के लिए, टोस्टर में यूज कर लेते हैं टोस्ट बनाने के लिए। तो ये हीट तो वो होगा, तो क्यों ना उस हीट का यूज कर लें और कुछ काम निकाल लें अपना। When electric current flows through the resistance element, the flowing charge of suffers resistance. Work has to be done to overcome this resistance, which is converted into heat energy. तो अगर Q अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है इन अ वायर जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहे हैं, V वोल्ट का दे रहे हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा उस चार्ज को, V इंटू क्यू। ये हमारा कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सुन रहे हो क्या, ये हमारे पोटेंशियल के फॉर्मूले से ही वर्क डन निकाला है हमने। एम आई क्लियर। फिर Q को रिप्लेस कर दिए I इंटू टी, ये भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है हमारा, हम पढ़ चुके हैं करंट का डेफिनेशन, इट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो I इज इक्वल्स टू Q बाय टी। ठीक है, तो आई टी करके यहां पुट कर देंगे, W इज इक्वल्स टू VIT। और फिर बस अपन क्या करेंगे, V इज इक्वल्स टू IR कर देंगे। हालांकि ये भी हमारा आंसर हो सकता है, H का वैल्यू है ना, V इंटू आई इंटू टी, पर ओम्स लॉ लगा के अपन ने उसको I और R में रिप्लेस कर दिया। तो हमारा फाइनली हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। बस एक लाइन लिखना रहेगा हमें कि ये जो वर्क डन हो रहा है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में।
हो गया? वो इलेक्ट्रिक फ्यूज का वर्किंग याद है आपको? मैंने एक बार इलेक्ट्रिक फ्यूज समझाया था आपको कि अगर ये मेरा अप्लायंस है, ये आपका कंडक्टर है जो करंट फ्लो करके लेके आने वाला है अप्लायंस में, जहां ध्यान दे रहे हैं इधर, तो बीच में अपन क्या लगा देते हैं? एक फ्यूज लगा देते हैं, है ना। मान लो इस डिवाइस की करंट रिक्वायरमेंट 2 एम्पियर है, समझ रहे हो क्या? तो हमने फ्यूज भी यहाँ पे कितने का लगा के रखा है? 2 एम्पियर का। गलती से अगर करंट यहाँ पे 2.5 एम्पियर का या 3 एम्पियर का फ्लो किया, तो ये फ्यूज इतना हीट हो जाएगा कि वो जल के क्या हो जाएगा? मेल्ट होके टूट जाएगा, ताकि सर्किट क्या हो जाए? ओपन हो जाए, और वो 3 एम्पियर का करंट यहां ना पहुंच पाए, ताकि आपका डिवाइस क्या रहे? सेफ। ये फ्यूज 10-20 रुपए का आता है, पर हमारे डिवाइसेस हजारों के आते हैं ना, कुछ तो लाखों के भी है। तो अगर उसमें गलती से ज्यादा करंट चला गया, वो डिवाइस खराब हो गया, तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। इसलिए फ्यूज बीच में लगाया जाता है डिवाइस में, जो डिवाइस की सेफ्टी के लिए होता है। सुन रहे हैं क्या? तो फ्यूज में भी तो यही फिनोमिना यूज हो रहा है। करंट के कारण हीट डेवलप हुआ, हीट के कारण ही तो मेल्ट हुआ ना फ्यूज वायर, और जैसे ही मेल्ट हुआ, वो सर्किट ओपन कर दिया उसने। वही काम है उसका, कि ज्यादा करंट के समय सर्किट को ओपन कर देना, ताकि वो ज्यादा करंट हमारे डिवाइस के अंदर जाके डिवाइस को खराब ना करे। समझ गए क्या? ये लाइन बोल रहा था मैं, कि ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और फिर वही वर्क में आपने डब्ल्यू की जगह क्या लिख देना है? एच, एच फॉर हीट एनर्जी। हो गया? तो करंट ज्यादा फ्लो कराओगे तो हीट ज्यादा डेवलप होगी, आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी, और बहुत देर तक अगर आप करंट फ्लो कराते रहोगे तो भी हीट बढ़ेगी। ये अपन इमल्शन रॉड में या आप गीजर में समझ सकते हो ना। आप गीजर जितना देर तक चालू रखोगे, पानी उतना गर्म होता जाएगा, है ना। वो इमल्शन रॉड पहले आती थी, आजकल हम इमल्शन रॉड यूज नहीं करते हैं, वरना पहले इमल्शन रॉड आती थी। समझते कैसी होती है? ऐसे रॉड टाइप की होती थी, और उसके नीचे वैसे कॉइल होता था, आप उसको पानी के अंदर डिप कर दो। आज भी कुछ घरों में यूज करते हैं, वरना आजकल तो खैर गीजर आ गए हैं। वरना वो रॉड को अपन बाल्टी में पानी भरते थे, और रॉड को ऊपर से उसके अंदर डाल देते थे, और वायर लगा के स्विच ऑन करते थे। जितना देर तक आप उस कॉइल में करंट फ्लो कराते रहोगे, उतना ही पानी आपका गर्म होगा। ठीक है? क्लियर है ये तीनों? ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन समझना। एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसका अपन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, इसके हीटिंग इफेक्ट को। तो एक तो क्या, इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक टोस्टर। मैंने आपको टोस्टर का एग्जांपल दिया। ब्रेड डाले आपने, करंट पास करा दिया, अंदर कॉइल लगी होगी, वो कॉइल गर्म हो रही है, गर्म होने के कारण ब्रेड टोस्ट बन गया। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स, गीजर्स, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस हमारी, सबके अंदर क्या होती है? एक कॉइल होती है, जिसमें करंट फ्लो करवा रहे हो, वो कॉइल क्या हो रही है? गर्म हो रही है। सुन रहे हैं क्या? आप उस कॉइल में क्या करा रहे हो? करंट फ्लो करा रहे हो, वो कॉइल क्या हो रही है? गर्म हो रही है, और उसी गर्माहट को आप यूज करके अपना ब्रेड को टोस्ट बना दिए, वो पानी को गर्म कर लिए, कपड़े को प्रेस कर लिए, रूम को गर्म कर लिए। रूम हीटर्स होते हैं ना, उसके अंदर भी कॉइल होती है। ये सभी कॉइल जो मैं बता रहा हूं ना, ये कॉइल, ये किसकी बनी होती है? ये हमारे नॉर्मल कॉपर की बनी नहीं होती है, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस तो कम है ना, तभी तो एक अच्छा कंडक्टर है। सुन रहे हो आप लोग? तो आप एक नाम याद करिए, हमने एक पिछली क्लास में एक नाम पढ़ा था, नाइक्रोम। याद आ रहा है? नाइक्रोम वायर का एक क्वेश्चन था हमारा, वहां मैंने बताया था कि ये निकल और क्रोमियम का एलॉय है। क्या है? एलॉय बना करके हमने इसके रेजिस्टेंस को क्या किया है? बढ़ाया है, ताकि ये हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज हो सके। समझ रहे हैं क्या? आप आयरन यूज करते हो ना,
आप समझना, मैं भी आपको बताना चाह रहा हूं। आयरन के अंदर एक कॉइल है जो कि बहुत गर्म हो रही है, और वो मेटल की है, यानी कंडक्टर है, तभी तो करंट फ्लो कर पा रहा है ना उसमें। और ये मान लो आयरन है आपका, तो आयरन से एक वायर कनेक्टेड है जिसको आप प्लग से लेकर के सॉकेट में लगाओगे और ऑन करोगे। तो जो वायर से कनेक्टेड है वो वायर गर्म नहीं होता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्या गर्म होती है? अंदर की कॉइल, और नीचे एक प्लेट लगी है, जिस प्लेट को आप कपड़े में ऐसा करते हो। तो क्वेश्चन ये है कि अंदर का वायर, अंदर की कॉइल गर्म हो रही है, बट वो जो बाहर वायर लगा है जिससे प्लग कनेक्टेड है वो गर्म क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका कारण है कि वो जो वायर है वो कॉपर का बना हुआ है। कॉपर का रेजिस्टेंस होता है कम, तो उसमें हीटिंग भी होगी कम। होता है गर्म, बट इतना नहीं होता कि आप उससे प्रेस कर लो। जबकि दूसरी तरफ हमारा क्या है, नाइक्रोम, जो कि क्या है, एक एलॉय है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट, मतलब उसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हीटिंग ज्यादा होगा तो अपन उसको यूज कर पा रहे हैं गर्म, उसके आयरन को करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारे जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, गीजर में पकड़ लो आप, हीटर में ले लो, आप टोस्टर में ले लो, सभी किसके बने होते हैं? एलॉय के। हाँ, जनरली नाइक्रोम यूज करते हैं, और उसका कारण बस ये है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरे वाला मैं आपको अभी बताया, इलेक्ट्रिक फ्यूज का वर्किंग, कि अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस फॉर सर्किट एंड अप्लायंसेस। अ फ्यूज वायर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। व्हेन हाई करंट, जब उसमें से हाई करंट पास होगा तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा? इट विल मेल्ट ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गर्म करोगे तभी तो मेल्ट होगा ना। एंड द सर्किट ब्रेक्स, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द सर्किट या अप्लायंस, दोनों को बचाएगा, सर्किट को भी जलने से बचाएगा और अप्लायंस को भी, फ्रॉम हाई करंट डैमेज। ठीक है। और थर्ड हमारा एप्लीकेशन है बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में। वहां पे भी हमारा टंगस्टन का होता है ना फिलामेंट, वो गर्म होकर के लाइट एमिट करता है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू टंगस्टन, टंगस्टन के बना होता है वो फिलामेंट, है ना। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द एलिमेंट बिकम्स हॉट एंड एमिट्स लाइट। अब देखो यहां ये गर्म होकर के मेल्ट नहीं हो रहा है, जबकि हमारा फ्यूज वायर गर्म होकर मेल्ट हो गया था। उसका रीजन है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग टंगस्टन फॉर मेकिंग व्हाट, फिलामेंट, ताकि वो गर्म हो तो टूटे ना, वरना आपको हर दिन बल्ब बदलना पड़ेगा। अगर बल्ब का फिलामेंट टूट जाएगा, बल्ब का फिलामेंट कुछ ऐसा रहता है, वो सर्किट को कंप्लीट भी कर रहा है और गर्म होकर के क्या कर रहा है, गर्म होकर के वो लाइट भी एमिट कर रहा है, राइट। ये फिलामेंट है आपका टंगस्टन का बना हुआ। जस्ट बिकॉज टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो गर्म हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि गर्म नहीं हो रहा है, फिलामेंट गर्म होगा, आप छूओगे तो आपको गर्म भी लगेगा, पर वो इतना गर्म नहीं हुआ है कि वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। इसलिए अपन टंगस्टन यूज करते हैं फॉर अ फिलामेंट। देखिए यहां मुझे पिघलाना नहीं है, यहां मैं चाहता हूं वो फिलामेंट बहुत दिनों तक चले, और यहां मैं चाहता हूं कि वो पिघल जाए जल्दी, ताकि सर्किट को ओपन करके वो सर्किट और अप्लायंस को बचा सके। एम आई क्लियर? ठीक है। तो जितनी आपकी सर्किट में रिक्वायरमेंट होगी ना, उस हिसाब से ही हम फ्यूज लगाएंगे। ऐसा मत कर देना कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट 2 एम्पियर की है और आपने फ्यूज लगा दिया 3 एम्पियर का, तो ये तो 3 को भी जाने देगा, हाँ या ना। 3 पे मेल्ट नहीं होने वाला ये 3.54 पे मेल्ट होगा। पर आपका सर्किट तो 2 के बाद जल जाएगा ना, आपका डिवाइस तो 2 एम्पियर के आगे खराब हो जाएगा, लेकिन जब 3 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिए तो हीटिंग ज्यादा हो जाएगी डिवाइस में और डिवाइस खराब हो जाएगा, आईसी अंदर की जल जाएगी। ठीक है। चलो एप्लीकेशन लिख लो। एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है ना, आता है एप्लीकेशन। मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्टेट जूल्स हीटिंग इफेक्ट एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। जल्दी लिखो दोनों एप्लीकेशन।
बोल देता हूँ जैसे लोग बोलते हैं। हाँ मैं पराग ऑफलाइन क्यों नहीं आया? पराग उधर है। कुछ जवाब नहीं दे रहा था। डायग्राम बनाया हो गया ये? अक्षता का पेपर कब है? तेरी बुक छोटी भी है यहाँ पे अतुल्य। अभी वहां रखा आके बैठा हुआ है, रखा हुआ है। इसको दिया था वो आगे चलो थर्ड एप्लीकेशन भी देख लो। ये इलेक्ट्रिक पावर हमारा लास्ट टॉपिक है।
हम्म। तो फिर इलेक्ट्रिक पावर हेडिंग डाल के छोड़ देना, तो समझेंगे, फिर लिखना उसको, उसका सिंबल होता है। हाँ, जैसे सोडियम का Na आया ना, उसके लैटिन नेम से, पोटेशियम का K होता है उसके लैटिन नेम से, वैसे टंगस्टन का भी W होता है उसके लैटिन नेम से। वॉल्फ्रैम नाम होता है उसका लैटिन नेम। जैसे सोडियम का नाइट्रियम है, पोटेशियम का कैलियम है। हो गया? हाँ चलो, पावर समझना। देखो आप लोग 9th में भी फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर पढ़ते थे, याद करो, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क और एनर्जी तो चलो आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, दोनों का यूनिट भी सेम होता है, जूल। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि जितना आपके अंदर एनर्जी होगा उतना ही आप काम कर पाओगे ना, आपकी एनर्जी खत्म, आप और काम नहीं कर पाओगे। यस और नो? इसलिए वर्क और एनर्जी क्या होती है? इंटरचेंजेबल। अभी भी तो हमने वही किया ना, कि करंट या चार्ज जो काम कर रहा था रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए, और वही उसका किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। यस और नो? तो एनर्जी एंड वर्क आर इंटरचेंजेबल। पर पावर का मतलब क्या होता है कि आप वो वर्क कितने टाइम में कर रहे हो। सोचिए, मैंने दो लोग को सेम काम दिया, सुन रहे हो कि नहीं? दो लोग को मैंने सेम काम दिया, एक ने कम समय लिया काम करने के लिए, दूसरे ने ज्यादा समय लिया। तो आप बोलोगे जिसने टाइम कम लिया ना उसका पावर ज्यादा है, और जिसने ज्यादा टाइम लिया उसका पावर कम है। तो पावर निकालने के लिए अपन उनके दिए हुए काम को उनके टाइम से डिवाइड कर देते हैं। इससे पता चलता है कि उनका पावर हाई है कि लो है। मतलब कम टाइम ले रहा होगा तो पावर ज्यादा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, टाइम कम ले रहे हैं मतलब पावर ज्यादा है, और टाइम ज्यादा ले रहे हैं मतलब पावर कम है। करेक्ट? तो ये वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं अपन? पावर। द रेट एट विच, जहां पे रेट वर्ड आया ना, समझ लेना टाइम आ गया है। क्या आ गया है? टाइम इंट्रोडक्शन हो गया है। याद करो, आप एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू बाय टी आता था वहां पे भी टी। तो जहां पे रेट वर्ड आ रहा है मतलब अपन को टाइम से क्या करना है? डिवाइड करना है। द रेट एट विच एनर्जी इज यूज बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब आपका अप्लायंस कितने रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आपके घरों में बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? क्योंकि आपके डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो कितने देर तक चलाते हैं उसके हिसाब से बिल आता है। तो आप दिन भर एसी चला रहे हो, रात भर एसी चला रहे हो, चली जाए, तो आपका बिल कम थोड़ी ना हो जाएगा, और बढ़ेगा। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज कर रहे हैं अपने घरों में, जिसका हम बिल पटा रहे हैं, राइट? तो पावर क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। अभी अपन ने एनर्जी निकाली है पीछे, आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसको आप तीन फॉर्म में लिख सकते हो, ध्यान देना। अगर आई और आर के टर्म्स में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये ऐसे। अगर आप बोलोगे नहीं सर आई और आर नहीं, अपन ना वी और आई के टर्म्स में लिखते हैं, तो एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी आई टी। अब सर ये दोनों हो गया ना, अब एक और लिखते हैं आर और वी के टर्म्स में। एक ही तो बचा ना ऑप्शन, आर और वी के टर्म्स में। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? आप इस वी की जगह या इस आई की जगह ना क्या डाल दोगे? वी बाय आर डाल दो। आई की जगह क्या डाल दो? वी बाय आर। तो आई की जगह वी बाय आर होगा तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर इंटू टी। एक एक आर कैंसिल, तो हमारा एक फॉर्मूला और क्या बन गया? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो तीन फॉर्मूला हो सकते हैं हीट के, एक इन टर्म्स ऑफ आई आर, एक इन टर्म्स ऑफ वी आई,
एक इन टर्म्स ऑफ वी आर। सब में टी तो है ही, यस और नो। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यहां पुट करके टी से डिवाइड कर दो, टी टी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये हमारा आ गया पावर टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। देखो यही तीनों को डिवाइड करो टी से, आपके तीन फॉर्मूले आ जाएंगे पावर के। क्या बोला मैंने, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो पावर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, टी टी कैंसल। फॉलो कर रहे हैं। मैंने बोला एच इज इक्वल टू वी आई टी भी होता है, तो पावर क्या हो जाएगा, वी इंटू आई, टी टी कैंसल। फिर मैंने कहा एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी होता है, तो अब पावर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। टी सब में से हट गया, आप टी से डिवाइड किए ना, समझ गया। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो आपने ऊपर क्या रखा है, एनर्जी यानी कि जूल, और टाइम यानी कि सेकेंड। तो हमारा यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉट। क्या बोलते हैं, वॉट, डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, वॉट। ठीक है, चलो जल्दी लिखो इसको। पावर का डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, नेक्स्ट स्लाइड में यूनिट डिस्कस करेंगे। हो गया। The rate at which energy is used by an electric appliance is called electric power of that appliance. P is equals to, power को P से डिनोट कर रहे हैं, is work upon time, that is energy upon time. फॉर्मूला पुट कर दिए W by T, तो W का वैल्यू पुट कर दिया I स्क्वायर आर टी। अपन ने कौन सा टर्म्स में निकाला है, I और R के टर्म्स में निकाले हैं। और बाकी मैंने आपको तीन और तरीके बताए, दो और तरीके बताए मैंने, VR के टर्म्स में या VI के टर्म्स में। डन। P is equals to I स्क्वायर इंटू R। आगे बढ़े। ये दो फॉर्मूले और जो मैंने आपको बताया, बस ओम्स लॉ लगा के अपने बाकी दो फॉर्मूले निकाल लिए। V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो अपना भी फॉर्मूला क्या लिखे था अपने पीछे, आई स्क्वायर आर लिखे थे ना। तो एक आई आर को मैंने V से रिप्लेस कर दिया, एक आई बच गया, तो V इंटू आई। फिर इसी फॉर्मूले में मैंने V बाय आर रख दिया, तो एक और हमारा फॉर्मूला आ गया जो मैंने पीछे लिखा था। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी पावर की, जूल पर सेकेंड यानी कि वॉट। इधर देखो फिर नोट करना, जूल पर सेकेंड या वॉट। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। यहां पर वन वॉट को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, 1 वोल्ट 1 एम्पियर, तो पावर कितना होगा, 1 वॉट। तो बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेड टू बी ऑफ पावर 1 वॉट if it draws a current of 1 एम्पियर when connected to a potential difference of 1 वोल्ट। मतलब अगर आपने उस डिवाइस को 1 वोल्ट सप्लाई में कनेक्ट किया और उसमें अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो आप बोलोगे द पावर इज 1 वॉट। उस डिवाइस का पावर क्या होता है, आप खरीदने जाते हो ना कुछ डिवाइसेस अप्लायंसेस, उसमें लिखा रहता है उसका पावर, जैसे 25 वॉट के ट्यूबलाइट्स हैं, हाँ, सबका पावर उसमें लिखा रहता है। उसको बोलते हैं डिवाइस की रेटिंग। क्या बोलते हैं, डिवाइस की रेटिंग। ठीक है, ठीक है, चलो बस इतना नोट कर लो। अपना ये लगभग इलेक्ट्रिसिटी हो गया है ना। क्वेश्चन बस देखने बच्चे हमारे। एक लेने के लिए मेरा तो
हाँ